नमस्कार दोस्तों, एम के मैथ्स आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि आप सबको पता है, आज 2 जुलाई के दिन ईपीएफओ एनफोर्समेंट एंड अकाउंटिंग ऑफिसर का एग्जाम मॉर्निंग सेशन में हुआ और एपीएफसी की पोस्ट के लिए एग्जाम इवनिंग सेशन में हुआ। दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियोस में हमने ईपीएफओ के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के मैथ के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने किए थे और उन वीडियोस में मैंने बताया भी था कि दोस्तों मैथ के क्वेश्चंस हालांकि कम आते हैं इस एग्जाम में, बट मैथ के क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन श्योर करवाएंगे। आज के एग्जाम में आपने देखा होगा कि आज का एग्जाम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम था, बट मैथ के और रीजनिंग के जो 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में जो रेशियो था, वो 15 से 20 क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन श्योर करवाएंगे। जिन्होंने मैथ की अच्छी प्रिपरेशन की थी, ये 15 से 20 क्वेश्चन उनके श्योर हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं थे। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन थे। जिन्होंने थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ा था, हमारी इवन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो 2 वीडियो हमने 2017 की और 2021 की जो वीडियो हमने डाली थी, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस में करीब 5 से 6 क्वेश्चन इस एग्जाम में आ रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मॉर्निंग सेशन में जो एग्जाम हुआ एनफोर्समेंट एंड अकाउंटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, उसमें जो मैथ्स एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे, उनका डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस हम देखेंगे कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ में। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि एग्जाम में 4 सेट थे ए बी सी डी, तो हर एग्जाम में क्वेश्चंस सेम थे, उनके सीरियल नंबर चेंज थे। तो मैंने मैथ के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस उठा के एक साथ में रख लिए। आप अपने अपने सेट्स के हिसाब से उनको निकाल के और उनका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है, द 8 नंबर डिजिट 789459xy इज डिविजिबल बाय 88 वेयर x एंड y आर द डिजिट्स, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और मुश्किल से ये क्वेश्चन 5 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको लगता है ऐसा कि ये क्वेश्चन 5 सेकंड का होगा? अभी देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ में। दोस्तों, 88 से डिवाइड का मतलब क्या हुआ? 11 इंटू 8 से डिवाइड, ठीक है। हमें ये नंबर 11 से भी डिवाइड होगा और हमारा ये नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। अभी हमें पता होना चाहिए कि दोनों के डिविजिबिलिटी रूल, पहले तो कि 8 से जो नंबर डिवाइड होता है कि लास्ट 3 डिजिट्स यदि 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और 11 का क्या होता है? आज तक दोस्तों आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा कि ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनका माइनस इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका डिफरेंस हम कर देंगे, या तो वो 0 आएगा या वो 11 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ही मैं आपको देखना दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा 11 से डिवाइड होने का। ये नंबर देख लेते हैं हम, 789459xy। ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि होगा तो है ही, 11 से तो डिवाइड होना ही है, तो उसी की वजह से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। यदि मैं इस कॉन्सेप्ट पे चला जाऊंगा तो मुझे 7 प्लस 9 प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस 4 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 4 प्लस 9 प्लस y, ये इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा और एक्स वाई की इक्वेशन आएगी। यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब मैं देखिए 78 का पेयर बनाया, 94 59 एक्स एंड वाई, ये 11 से डिवाइड होगा। 78 यहाँ पे रिमाइंडर देगा +1, 94 माइनस 5 रिमाइंडर देगा, 59 प्लस 4 रिमाइंडर देगा। तो इनको मैं जब शॉर्ट आउट करूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर आया 0, इसका मतलब यहाँ से भी 0 रिमाइंडर आना चाहिए। और 0 कहाँ से आएगा? सिर्फ और सिर्फ इस नंबर में जो x की 4 और y की वैल्यू 4 है, तो 44 बनेगा और यहाँ से रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा आंसर यही है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको ऐसे ही देंगे
ठीक है। और अब इसको हम 8 की डिविजिबिलिटी का चेक करने का जरूरत भी नहीं है, चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। 944 इसको 8 से डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए, ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक साथ में ही दोनों कॉन्सेप्ट पूछ लिए, एलसीएम भी पूछ लिया और एचसीएफ भी पूछ लिया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में भी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट का ही खेल है। स्टेटमेंट समझ ली तो क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में ही भी, ये क्वेश्चन भी 5 सेकंड का ही है। ठीक है, पेन रखने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये भी 5 सेकंड का क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने आपको हमेशा ये चीज बताई है कि आप पहले मैथ के क्वेश्चंस के में ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले में क्या कह रखा है, इफ x द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 24 and 30 whereas y is the largest natural number that divides both ठीक है, both 36 and 100। पहले में तो कह रखा है कि जो 24 और 30 से डिवाइड होता है, दूसरे में कह रखा है कि वो नंबर जो 36 और 100 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो 24 और 30 का मैं एलसीएम निकालूंगा तो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 120। ठीक है, तो ये एक सबसे छोटा नंबर होगा 120 जो कि 24 और 30 से भाग होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास में 120 आ गई सीधा। ये 36 और 100 किससे डिवाइड हो सकता है, आप सीधा सा देखेंगे, ये 4 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा तो 9 आएगा और 25 आएगा, वो आपस में नहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये लार्जेस्ट नंबर होगा जिससे 36 और 100 दोनों डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ये एचसीएफ हो गया इनका, तो ये y की वैल्यू होगी 4, दोनों का डिफरेंस पूछ रखा है हमसे 116। बताओ क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन ईपीएफओ के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। हमने अपने प्रीवियस ईयर के जो वीडियो हमने जो की थी, सॉल्यूशन जो हमने किया था, उसमें इस कंसेप्ट के बारे में बड़ा डिटेल में बताया था, कई एग्जांपल लेके बताया था कि ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आएगा ही आएगा और आया ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों, फिर से हम कंसेप्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में खाली साइक्लिसिटी हमें देखनी होती है। ठीक है, तो साइक्लिसिटी में क्या देखना होता है, देखो 2 की पावर 1 को क्या लिखेंगे, 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 फिर से आ गया ना, तो यहां के बाद से फिर से इसका साइकिल शुरू हो गया, 64 128 256, फिर से साइकिल शुरू हो गया। इसका मतलब 2 की पावर 4 के बाद में जितनी भी पावर आ रही है उनमें उसका साइकिल रिपीट हो गया है। ठीक है, तो यदि जो पावर में जो नंबर है उस पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर यदि 0 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 6, क्योंकि लास्ट की पावर 4 थी तो यूनिट डिजिट उसका कितना आना चाहिए, 6। तो यहाँ पे 2 की पावर 100 है, तो पहले मैं ऊपर वाले को ले लेता हूं, 2 की पावर 100, इसको मैं लूंगा, 100 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 25, कंप्लीट डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आगे भी है कि ये 2 की पावर में ही है ये। ठीक है, अब 2 की पावर में कोई ऐसा नंबर आया जिसका यूनिट डिजिट 6 है। अब दोस्तों एक बात बताइए कि 2 की पावर में ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा वो ऑटोमेटिकली 4 का मल्टीपल होगा ही होगा। दोस्तों वो 4 का मल्टीपल होगा ही होगा, आप चाहे कहीं तक जाके देख लो, 2 की पावर 4 में देख लो, आप 2 की पावर 8 में देख लो, 2 की पावर 12 में देख लेना। ठीक है, तो सब में 4 का मल्टीपल होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 है, तो फिर से वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, फिर से उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा दोस्तों। तो जो भी नंबर 2 की पावर में कोई भी नंबर जो कि 4 का कंप्लीट डिविजिबल 4 से हो रहा है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा इसकी साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कंसेप्ट था, तो इसका ऑप्शन है सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर की तरफ। ए रनर कंप्लीटेड ए 40 किलोमीटर रेस इन 3 आवर्स। दोस्तों ये स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है इस क्वेश्चन की, बट हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को इजीली समझेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट को समझने के बाद, तो दोस्तों देखो ए रनर 40 किलोमीटर की रेस को 3 घंटे में कवर कर लेता है, तो उसकी स्पीड कितनी आएगी, यहाँ से स्पीड आएगी 40/3 आवर्स किलोमीटर पर आवर्स।
ठीक है, ये उसकी स्पीड आ गई। She changed her speed after completing each quarter of the distance such that the proportion of the speed in first, second, third, fourth quarter, चारों क्वार्टर में वो अपनी अपनी स्पीड चेंज करती है, जिसमें 2, 3, 4, 5 के रेशियो में वो अपनी स्पीड चेंज करती है। तो इसने पूछ रखा है इन हाउ मच टाइम, कितने समय में वो अपने चौथे क्वार्टर की रेस को पूरा करेगी। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताओ, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको मैं क्वार्टर में डिवाइड कर लूँ, 4 इक्वल क्वार्टर, तो 10 10 10 10। ठीक है, अब इसने कह रखा है कि 2, 3, 4 और 5 की स्पीड के रेशियो में वो चारों क्वार्टर ट्रेवल करती है। तो ये मैं मान लेता हूँ 2x, 3x, 4x, 5x। ठीक है, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज होगा टाइम हर क्वार्टर का, ये हर क्वार्टर का दोस्तों हो जाएगा। ये है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन सारे टाइम्स को मैं यदि जोड़ दूंगा तो कितना दे रखा है, 3 आवर्स। अब इसको शॉर्ट आउट में यदि करूं, सॉल्व में इसको करूं, तो दोस्तों कुछ नहीं है, 5/x, 10/3x, 5/2x, 2/x इज इक्वल टू 3। और इसको शॉर्ट आउट करेंगे हम, तो इसका एलसीएम आ गया 6x, तो ये आ गया 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 18x। और x की वैल्यू दोस्तों आ गई 50, 60, 70, 77/18। x की वैल्यू क्या आ गई, 77/18 आवर्स। आवर्स, ठीक है, ये x की वैल्यू आई, आवर्स नहीं है, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को, ये आवर्स में नहीं है क्योंकि दोनों आवर्स से आवर्स दोनों तरफ में टाइम था, तो ये x की वैल्यू आई है हमारी, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो। ठीक है, इस x की वैल्यू को हमें पूछ रखा है, फोर्थ क्वार्टर में टाइम पूछ रखा है। फोर्थ क्वार्टर में टाइम क्या होगा, 10 उसका डिस्टेंस था, 5x उसकी स्पीड थी, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 77/18 ये आ गई। तो 10 किलोमीटर बटे 5 इंटू में 77/18, तो इसको मैं शॉर्ट आउट करूंगा तो ये आ गया दोस्तों 10 18 यही बनेगा ना, एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या बन गया आपका भाई, हम देखें इसको तो 36/77 ये इसका टाइम आ गया आवर्स। इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, तो ये इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ गया दोस्तों 2160/77। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। अब देखो, कैलकुलेशन करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। सपोज कि ये 77 नहीं होता, या मैं मान के चलूं कि भाई ये किसके नजदीक है। देखो 70 को मैं 3 से गुना करूं तो 210 आएगा। ठीक है, तो मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा, 231 आएगा दोस्तों, 231 आएगा ना। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 77 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 231 आएगा। तो यानी कि 3 पे तो ये पूरा जाएगा नहीं, 3 से तो कम रहेगा। अब यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो गए, बचे 2। अब मैं इसको इस 231 में सीधी इसको मैं मान लूं 7.7 है ये, और इसको मैं 1 से गुना करूं, इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं, 7.7 इसमें से मैं माइनस करूं, सपोज चलो 8 ही मान लो, 8 ही मैं इसमें से माइनस कर दूं तो कितना बचेगा ये बताओ, 224। फिर भी ये इससे कम ज्यादा है, 216 था, ये 224 आया। तो मुझे ये 2 गुना करके मैं इसको यदि 2 से गुना करूं 15 बचेगा, 15 आएगा, और 231 में से मैं 15 माइनस करूंगा तो 216। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 पे ये पूरा नहीं गया, 30 माइनस 2 पे ये पूरा गया, 28 मिनट। दोस्तों इसका सॉल्यूशन आया 28 मिनट, तो ये कटेगा अप्रोक्सीमेट 28 में, तो 28 मिनट इसका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5वां क्वेश्चन है हमारा इस एग्जाम में। ये भी दोस्तों बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में दोस्तों। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एलसीएम का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। एक्स और वाई दो डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर दूर है। इन दोनों के बीच में बोल रखा है कि दो पिलर खड़े हैं, एक ब्लैक कलर का एक व्हाइट कलर का, तो जो कि इस लाइन के साथ साथ में ही खड़े हैं। तो जो व्हाइट कलर का पिलर खड़ा है वो 180 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, व्हाइट कलर का पिलर जो है, और जो ब्लैक कलर का जो पिलर है वो 350 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये दोनों पिलर एक साथ में कितनी बार मिलेंगे। इसमें पूछ रखा है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार दोनों पिलर एक साथ में आएंगे। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम और इस डिस्टेंस को उससे डिवाइड कर देंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो 180 और 350 का दोस्तों हम एलसीएम निकाल ले तो इसका हमारे पास में आएगा आई थिंक 8 35, तो 10 जीरो और 18 15 90, 8 3 24 6300, 6300 इन दोनों का एलसीएम आएगा दोस्तों। तो डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर, 100 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मीटर में हो गया, तो 6300 मीटर। ठीक है, 6300 मीटर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1000 डिवाइड बाई 63 दोस्तों, 1000 डिवाइड बाई 63। अब बताओ, देखो इसका कैलकुलेशन आप देखो, 16 से मैं यदि इसको मैं गुना करूं, हमें पता है 16 छिक 96 होता है, तो 16 से मैंने गुणा करी तो 16 छिक हुआ 96, 960, और 16 तिया 48, तो ये हुआ दोस्तों 1008। लेकिन हमारे पास में कितना डिस्टेंस था 1000 का, तो ये 8 ऊपर वाला ये काउंट नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा इससे एक कम होगा, यानी कि 16 पे नहीं जाएगा। 15 बार दोनों पिलर हमें मिलेंगे, 16वीं बार जब मिलने तो वो 1008 के ऊपर में मिलते, लेकिन हमारे पास में तो 1000 ही है। ठीक है, तो 15 इसका आंसर हो गया दोस्तों सॉल्यूशन में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A train of length 400 meter takes 15 seconds to cross a train of length 300 meter traveling at 60 km per hour from the opposite direction along a parallel track। ये एक दो ट्रैक है, इस पे एक ट्रेन इस तरफ जा रही है और इस पे एक ट्रेन इस तरफ आ रही है। ठीक है, ये 300 मीटर लंबी है और ये 400 मीटर लंबी है। अब इसको, ये ट्रेन को क्रॉस करना है, तो इसको यहां से और बिल्कुल पूरी इसकी लेंथ और पूरी इसकी लेंथ ये क्रॉस करनी पड़ेगी, तो टोटल डिस्टेंस इसको क्रॉस करना पड़ेगा, और ये कर रही है 15 सेकंड में 400 मीटर का, 400 मीटर की ट्रेन और 15 सेकंड में क्रॉस करती है इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 700 मीटर का डिस्टेंस वो 15 सेकंड में ट्रेवल कर रही है, मीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड आ गई है। 700 मीटर का डिस्टेंस 15 सेकंड में ट्रेवल कर रही है। तो अब दोस्तों देखो, 15 सेकंड में 700 मीटर गई, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी 700 गुणा 4, और 60 मिनट में कितनी जाएगी दोस्तों 700 गुणा 4 गुणा 60। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ मुझे पता है आप समझ रहे हैं। तो इसका कैलकुलेट कर लो आप, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा दोस्तों 7 चौक 6 चौक 24 7 168, 168,000 मीटर। ठीक है, एक घंटे में 168,000 मीटर जाएगी, यानी कि 168 किलोमीटर जाएगी दोस्तों। 168 किलोमीटर ये इसकी स्पीड ये आई है, जो इसकी 100 किलोमीटर पर आवर इसकी जो स्पीड आई है, ये दोस्तों दोनों की स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है इन दोनों की, क्योंकि दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। दोनों की रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई होता है, और इसमें से दूसरी ट्रेन की स्पीड हमें 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो इसमें से मैं 60 किलोमीटर पर आवर माइनस कर दूंगा तो इस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 108 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। There is a water tank in form of rectangle parallelopiped of height 1.1 meter and a square base of side 2 meter. If ये पूरे का पूरा पानी निकालना हो ड्रेन्ड आउट कंप्लीटली एक लॉन्ग पाइप में, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया की रेडियस है जिसकी 1 सेंटीमीटर, तो कितनी मिनिमम लेंथ उस पाइप की लगेगी किलोमीटर में आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले तो उसका वॉल्यूम हम पता कर लेंगे, दोनों का वॉल्यूम यदि हम इक्वल कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जितना पानी है वो उस पाइप में जाना है,
तो इसका वॉल्यूम मैं निकालूंगा। एक रेक्टेंगल पैरेललोपाइप्ड है जिसका बेस स्क्वायर है, तो बेस का स्क्वायर जो बेस है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। इसकी हाइट कितनी है भाई, हाइट है 1.1, तो ये क्या आ गया 4.4 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया रेक्टेंगल का। ठीक है, अब पाइप का हम निकाल लेते हैं। पाइप का क्या होता है, पाइप ऐसी तो होती है पाइप, तो इसका क्या होगा, ये एक तरीके का सिलेंडर बन गया, पाई आर स्क्वायर एच, एच इसकी जो लेंथ है इसको मान लेते हैं हम एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू दे रखी है हमें 22/7, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मीटर में है हमारा, तो इस 1 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूं तो 1/100 मीटर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 1/100 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 4.4 मीटर। ठीक है, अभी हो रहा है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दे, 10 10 से 1 0 कट गई, 22 2। अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन मैं अब दूसरा भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब यहां से आ गया h इज इक्वल टू 14,000 मीटर, 14,000 मीटर यानी कि 14 किलोमीटर। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी दोस्तों। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन सिर्फ देखते ही 2 सेकंड का क्वेश्चन था। कैसे, इसमें पूछ रखा है पाइप की लेंथ, हमें पता है कि पाइप का एरिया जो वॉल्यूम जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा, और ये एच हमें पूछ रखी है। इसमें जो ये पाई का रोल है ना दोस्तों, पाई की वैल्यू 22/7, तो जो भी वैल्यू एच की आएगी वो 7 से डिवाइड होगी ही होगी, अदरवाइज ये पॉइंट में आता। ठीक है, जो भी वैल्यू इसकी होगी एच की, वो वैल्यू 7 से डिवाइड होगी ही होगी। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को देखना ही नहीं था, सॉल्व ही नहीं करना था, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम ऐसे टिक मार्क कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A person buys 10 pens and 8 pencils for 200 rupees. Price of each pen is same and price of each pencil is same. If he could have bought 5 pens and 24 pencils for the same type using the same amount, then what the price of each pen in rupees? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बट स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से करूंगा। यदि क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन के साथ में भी चलते हैं, हम इक्वेशन बना के क्वेश्चन को करेंगे तो भी सोल्व हो जाएगा, और फिर कॉन्सेप्ट से भी करेंगे हम क्वेश्चन को। ठीक है, देख लेते हैं। मैं पेन को P मान लेता हूं और पेंसिल को C मान लेता हूं। ठीक है, तो 10 पेन प्लस 8 पेंसिल 200 रुपए में मैंने खरीदी। ठीक है, ये इक्वेशन 1। सेकंड में क्या रखा है, 5 पेन प्लस 24 पेंसिल 200 रुपए में खरीदी, सेम उसमें खरीदी है। ठीक है, ये सेकंड क्या रखा है। अब मैं यहां से मुझे पेन की कीमत निकालनी है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 30p प्लस 24c इज इक्वल टू 600, और इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा वापस, तो ये आएगा 25p इज इक्वल टू 400 एंड p इज इक्वल टू 16। p की वैल्यू आ गई 16 दोस्तों, आंसर। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका, मुझे इस 200 की जरूरत ही नहीं है, मुझे कह रखा है कि वो सेम प्राइस में मिलते हैं। सपोज कि ये बोल देता कि 10 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स आपको किसी अमाउंट में मिलते हैं, और उतनी ही अमाउंट में 5 पेन्स एंड 24 पेंसिल्स मिलते हैं, तो आप पेन की कीमत बताओ। ठीक है, फिर भी मैं निकाल दूंगा। कैसे, इसने दोस्तों कहा 10 पेन, जितने पैसे में 10 पेन और 8 पेंसिल आते हैं उतने ही पैसे में 5 पेन और 24 पेंसिल आती है। तो यहां से क्या आया, 5 पेन की कीमत बराबर 16 पेंसिल की कीमत, यानी कि मैं मान के चलूं कि एक पेन की कीमत है 16 रुपए और एक पेंसिल की कीमत है 5 रुपए, तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पेन की कीमत 16 रुपए, पेंसिल की कीमत 5 रुपए, आंसर। मुझे अमाउंट की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था दोस्तों कंसेप्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये एक तरीके का रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमावदार है। मैंने फिर से वही बात कही कि स्टेटमेंट को आपको समझने की जरूरत है,
स्टेटमेंट आपने समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए, पी क्यू आर एस टी एन यू आर 6 फ्रेंड विच इज द फॉलोइंग आर सफिशिएंट टू कंपेयर हाइट ऑफ एस एंड टी। एस और टी की हाइट कंपेयर करने के लिए आर इज शॉर्टर देन पी। आर जो है वो पी से छोटा है, ठीक है। तो मैं बड़े को इस साइड में लिखता हूं, चलो ठीक है। पी से छोटा है बट बाकी सबसे बड़ा है, ऑल अदर्स, ठीक है। ये तो थी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, u इज टॉलर देन q। u जो है वो q से बड़ा है बट शॉर्टर देन s। s u से भी बड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में हमें t का स्टेटस पता नहीं चल रहा है कि t s से बड़ा है या q से छोटा है, दोनों स्टेटमेंट में। तो हम क्या कह सकते हैं, बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन s एंड t। तो ऑप्शन सी है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 चेयर आर प्लेस्ड इन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। 8 चेयर आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म डिस्टेंस फ्रॉम ए राउंड टेबल। ये एक हमने राउंड टेबल बना ली, हमने हमारे मैथ हैक्स के लोगों की तरह हमने एक राउंड टेबल बना ली। इसमें 8 पोजीशन हमने बना ली इसकी, ठीक है। अब इसने कहा है कि C एंड D आर इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम A एंड B। सपोज कि ये A और B है तो C और D इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। अब आगे कहा E सिट्स बिटवीन A एंड C। E यहाँ पे बैठ गया। G एंड F सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। तो मैं F को यहाँ पे बिठा दूं, G को यहाँ पे बिठा दूं, या इन दोनों को अपोजिट में बिठा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। H की पोजीशन हमें पूछ रखी है तो H ये आ गया। ऑप्शन में क्या क्या है, पहले तो हमारा ये बन गया। ऑप्शन में दे रखा है एडजेसेंट टू ए डी, ऑप्शन में एडजेसेंट टू डी, एच डी के साथ में बैठा है दोस्तों ऑप्शन ए, दिस इज हमारा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी कैन फिनिश ए जॉब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखिए दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ए एक काम को करता है 10 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हुआ, 1/10। बी का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/15। सी का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/6। इन तीनों को मैं जोड़ दूं, 1/10, 1/15, 1/6, तो इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये इन तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आएगा आपका 30। 3 + 2 + 5, तो ये आ गया 7 3 10, 10/30। तो इन तीनों ने मिला के एक दिन का काम 1/3 है। तो टोटल काम कितना होगा, 3 दिन में ये काम फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब मैं मेरे तरीके से देखता हूं कि कैसे करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली हमने लिखा 10 15 6, इन तीनों का एलसीएम हुआ 30। ये 3 2 5, इन दोनों ये एफिशिएंसी आ गई हमारी 5 5 10, 10 इसकी एफिशिएंसी होगी। टोटल काम था 30, 3 दिन में खत्म कर देंगे, फिनिश, ठीक है। 3 दिन में काम फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट, ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है। द नंबर ऑफ वेज दैट द नंबर अपीयर्स इन द फर्स्ट थ्रो इज नॉट लेस देन दैट द ऑन सेकंड थ्रो। जो सेकंड थ्रो में जो नंबर आएगा वो फर्स्ट थ्रो के नंबर से कम नहीं आएगा, या तो उसके बराबर आएगा या उतना ही आएगा। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है मैं आपको करके ही मैं बताता हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। सपोज कि फर्स्ट थ्रो में नंबर आया 1, तो सेकंड थ्रो में, ये था आपका फर्स्ट थ्रो, ये है सेकंड थ्रो। सेकंड थ्रो में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 आ सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 6। अब दूसरी बार सेकंड थ्रो में फर्स्ट थ्रो में नंबर आया 2, दूसरे थ्रो में क्या आ सकता है, 2 3 4 5 6, यानी कि वो नंबर आ सकता है या उससे बड़ा आ सकता है, उससे कम नहीं आ सकता, नॉट लेस देन। तो पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 5। अगली बार पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4, उससे अगली बार 3, उससे अगली बार 2, उससे अगली बार लास्ट 1। जब उसका 6 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 6 आ सकता है बस, ठीक है। तो इन सब को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, 21। दैट्स द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आइस क्यूब विद 10 सेंटीमीटर साइड is divided into 8 smaller cubes with the same each with same side. Which one of the following statement is correct? The volume is will increase, the total surface will decrease, volume। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और सॉल्व करना भी चाहो तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है
कि जब किसी एक, ये क्यूब की प्रॉपर्टी होती है या किसी भी उसकी, कि जब उसके वॉल्यूम को आप तोड़ के आप इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उसका सरफेस एरिया चेंज होता है हमेशा। वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उसका सरफेस एरिया चेंज होता है। वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज होता भैया? अब मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं कि एक 10 लीटर की टंकी है, सपोज 100 लीटर की टंकी है, 100 लीटर की टंकी को मैंने 10 ऐसे पार्ट में बना दिया जो कि 10-10 लीटर की है, तो सब 10-10 लीटर कंटेन कर लेंगे। वॉल्यूम तो 100 का ही हुआ ना, लेकिन उनका एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा उसका वॉल्यूम सेम रहेगा और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इसमें और कोई देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब में वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, तो अभी आगे का आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम विल बी द रिमेन सेम, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, बाकी सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम सेम होगा तो वॉल्यूम इसका 10 इसके साइड है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 और सॉरी 1000। स्मॉलर क्यूब 8 स्मॉलर क्यूब है तो 8 इसके साइड मान ली मैंने a इसका क्यूब, तो 8 125 और a की वैल्यू आ गई 5, तो जो स्मॉलर क्यूब है उसकी वैल्यू आ गई 5। तो अब बड़े की जो सरफेस एरिया जो होगा बड़े का, वो सरफेस एरिया उसकी साइड 6 थी तो 6a स्क्वायर 6 इंटू 100 इज इक्वल टू, छोटे का है 5 तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 8 है टोटल, मल्टीप्लाइड बाई 8, 25 छिका 150 और ये हो गया 1200 और इसका हुआ 600। देखो बड़े का था 600 सरफेस एरिया, इसका हुआ 1200, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कूल हैज 100 स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट प्लेज ईदर क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेज क्रिकेट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन था, यदि स्टेटमेंट समझ में ना आए तो। लेकिन स्टेटमेंट समझ में आए, फिर से वही बात कि स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, देख लेते हैं भाई। ये एक वेन डायग्राम से मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। ठीक है, ये एक गोला मैंने बना लिया जो कि क्रिकेट खेलने को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने बना लिया जो कि फुटबॉल खेलने को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये हिस्सा जो आया ये बोथ जो दोनों खेलते हैं उनके लिए रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100, तो 100 मैं क्रिकेट खेलने वाले फुटबॉल खेलने वालों में से दोनों को घटा दूं तो ये टोटल स्टूडेंट आ गए। एक तो इक्वेशन ये हो गई हमारी। ठीक है, अब इसने कहा है कि भाई कि जो आपका ये है ना ओनली क्रिकेट खेलने वाले, ओनली क्रिकेट कौन से खेलेंगे? इस पूरे क्रिकेट में से मैं ये बोथ घटा दूं तो ओनली क्रिकेट बचेगा। वो किसके बराबर है? वो है 3 टाइम्स ऑफ ओनली फुटबॉल f माइनस बी। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ f माइनस बी। अब इसको यहां से सॉल्व आप करोगे तो यहां से सॉल्व होने के बाद आपका ये आ जाएगा c माइनस बी इज इक्वल टू 3f माइनस 3b। अब यहां पे इसने कह रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज क्रिकेट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज फुटबॉल। तो जो c है वो ऑलरेडी 2f के बराबर दे रखा है, तो मैं इस c को यहाँ पे 2f में चेंज कर दूं तो ये हो गया 2f माइनस, इसको इधर ले आऊं 3f, ये b उधर प्लस में चला जाएगा माइनस 2b। तो यहां से क्या आया? माइनस f इज इक्वल टू माइनस 2b। इट मीन्स f इज इक्वल टू 2b। ठीक है, अब मैं f को यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2b में, क्योंकि हमें b ही निकालना है जो बोथ खेलते हैं, है ना। f इज इक्वल टू 2b है और c इज इक्वल टू 2f है, तो c इज इक्वल टू 4b हो गया। तो 4b प्लस 2b माइनस b इज इक्वल टू 100, दैट इज 5b इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 20। जो बोथ खेलने वाले हैं वो 20 स्टूडेंट होंगे ओनली, जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि एक क्वेश्चन और छूट गया है इसमें कि एक क्वेश्चन और था जो कि रीजनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो मैं छूट गया इस पे लेना। ठीक है, चलिए कोई नहीं, उसको आपके लिए एडिशनल दे दिया। वो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है कि जिसको नॉर्मल स्टूडेंट उसको कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट में बताइए, उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को।
ये हमने डायरेक्शंस मान ली, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इसने कहा कि 5 किलोमीटर एक किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो साउथ में आता है और वो अपनी इनिशियल पोजीशन से ईस्ट में होता है, ऐसा इसने कह रखा है। मैं मान लिया सपोज कि मैं यहाँ से चलता हूँ और यहाँ से जाने के बाद ऐसे चलता हूँ, मैं 5 किलोमीटर चला, उसके बाद मैं साउथ में आया 4 किलोमीटर, ठीक है, और अपनी इनिशियल पोजीशन से मैं ईस्ट में हूँ, देख लो। ठीक है, अब ये आप देख रहे होगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो जिसका हाइपोटेन बेस, जिसका परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे बेस होगा 3। ठीक है, 3 किलोमीटर इसका आंसर होगा कि वो अपने इनिशियल पॉइंट से अभी कितनी दूरी पर है। समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सॉल्यूशन पसंद आएगा। और कल हम जो इवनिंग सेशन में जो एग्जाम हुआ था एपीएफसी का, उसमें भी मैथ के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन उसमें इससे लेवल काफ़ी हाई था दोस्तों क्वेश्चंस का। उसमें क्योंकि एडवांस मैथ उसमें ज़्यादा था, इसमें अर्थमेटिक मैथ था, उसमें एडवांस मैथ ज़्यादा है। तो उस क्वेश्चंस उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगेगा। अपनी तरफ से हमने कोशिश की है कि आपको स्टीक से स्टीक कंप्लीट एंड कंसेप्चुअल एनालिसिस देने का, जो कि मैथ के क्वेश्चंस जो इस एग्जाम में एनफोर्समेंट एंड अकाउंटिंग ऑफिसर की पोस्ट के एग्जाम में जो आए थे आज, उनका सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। थैंक यू, बाय बाय।